हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एफजेड क्लासेस। तो गाइस आज है तारीख 14 अक्टूबर और है फ्राइडे। आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर को एनालिसिस करेंगे और इस न्यूज़पेपर में देखेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और अगर गाइस आपको इस न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, एफजेड क्लासेस हिंदू पीडीएफ। वहाँ से आपको डेली बेसिस पर इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ मिल जाएगी और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो फर्स्ट पेज पर ही दिया गया है। ये न्यूज़ कल बहुत चली थी क्योंकि क्या हुआ है गाइस, जो हिजाब बैन के ऊपर अभी डिसीजन दिया है जज ने, और जज की बेंच थी उसने क्या हुआ है डिसीजन दिया है और दोनों जजेज ने अलग अलग अपने ओपिनियन दिए हैं। तो एससी डिलीवर्स स्प्लिट यानी कि टूटा हुआ वर्डिक्ट को देखने को मिला है कर्नाटक हिजाब बैन के ऊपर। ये 2021 का केस है जिसमें कुछ गर्ल्स को, मुस्लिम्स गर्ल्स को, वो हिजाब पहन के आई थी, उन्हें क्या कर लिया था, कॉलेज के एंट्री से मना कर दिया था। Two judges on the bench had divergent opinion on the ideas of secure secularities, freedom of expression and effect of ban on education. Girls case will now be heard by larger bench. अब क्या होगा, ये केस वापस से सुना जाएगा, इसकी दोबारा हियरिंग होगी, इसको लार्ज बेंच इसको क्या करेगी, हियर करेगी। The Supreme Court on Thursday delivered an split verdict on whether Muslim students should sheath their hijabs at their school's gate। जस्टिस हिमांता गुप्ता जी ने बात कही है और जस्टिस सुधांशु धूलिया ने बात करी है। अगर पहले बात करें हम जस्टिस हिमांता गुप्ता, तो उन्होंने कहा है कि राइट टू एक्सप्रेस यानी अपने आप को एक्सप्रेस करना हिजाब के द्वारा, वियरिंग एज हिजाब, और उनको गेट, स्कूल गेट से रोक देना चाहिए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमारे आर्टिकल में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, किसके अंदर दिया है, आर्टिकल 19(1) के सब क्लोज ए में दिया गया है। डज नॉट एक्सटेंड टू द वियरिंग ऑफ हेड स्कार्फ, यानी कि इन्होंने कहा है कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया गया है वो 19(1) और एक सब क्लोज में दिया गया है, लेकिन उसमें ये नहीं बताया गया कि आप हैंड हेड स्कार्फ पहनो। दूसरा जो जस्टिस हैं उन्होंने कहा है, जस्टिस सुधांशु धूलिया जी ने, वियरिंग ए हिजाब शुड बी सिंपली ए मैटर ऑफ चॉइस। उन्होंने कहा है कि सिंपल मैटर ऑफ चॉइस है, जिसको पसंद है पहनो, जिसको पसंद है नहीं पहनो। इट मे बी द ओनली वे फॉर एन कंजर्वेटिव फैमिली विल परमिट हर टू गो टू स्कूल। यानी कि गाइस मुस्लिम में एक तो वैसे ही बहुत कम होता है कि गर्ल्स को पढ़ाने के ऊपर वो नहीं होता, लेकिन अगर कोई कंजर्वेटिव फैमिली चाह रही है कि उसकी गर्ल्स, उसकी बच्चियां स्कूल जाएं, तो उसमें दिक्कत क्या है, उन्होंने ये बोला है धूलिया जी ने। और हर टू गो टू स्कूल्स एंड इन दोज केसेस हर हिजाब इज हर टिकट्स टू एजुकेशन। उन्होंने कहा है अगर वो चाहती हैं कि वो हिजाब से ही जाएं, उनके मुस्लिम्स फैमिलीज अगर चाहती हैं कि वो हिजाब से स्कूल्स में जाए, तो उसमें दिक्कत क्या है, ये उनके लिए टिकट है एजुकेशन का, ये उनके लिए क्या है, एजुकेशन का टिकट है। तो अभी ये इसकी हियरिंग, अब नेक्स्ट हियरिंग होगी, लार्ज बेंच के द्वारा सुना जाएगा, उस पर इसका भी डिसीजन होगा। और अभी जो कर्नाटक स्कूल्स में बैन है हिजाब्स का, वो अभी तक बैन ही रहेगा February 5 तक। अब इस आर्टिकल में हमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट पढ़नी है, वो है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में जान लेते हैं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट भी एक हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है जो आर्टिकल 124 में देखने को मिल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बात करें, ये एक सुप्रीम जुडिशियल अथॉरिटी है इंडिया की, यानी कि सुप्रीम मतलब श्रेष्ठ जुडिशियल अथॉरिटी इंडिया की, और हाईएस्ट कोर्ट है रिपब्लिक ऑफ इंडिया का। रिपब्लिक ऑफ इंडिया का हाईएस्ट कोर्ट कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। मोस्ट सीनियर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, और इसका डिसीजन जो होता है सारे सारे लीगल मैटर्स पर एक्सेप्ट पर्सनल लॉज पर, वो फाइनल होता है। एंड ऑल्सो हैज़ द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यूज की इसके पास पावर है, यानी कि अपने केसेस जो पीछे इसने केस को रिजोल्व किया है उनको ये रिव्यू भी कर सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करें तो हेड है, और चीफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि चीफ जस्टिस क्या है ऑफ इंडिया, हेड है पूरे जजेस का सुप्रीम कोर्ट में, विच कंसिस्ट, जिसके अंदर मैक्सिमम 34 जजेस होते हैं। और उसकी एक्सटेंसिव पावर उसमें होती है ओरिजिनल, यानी कि ओरिजिनल जो भी केस ओरिजिनली जुरिडिक्शन होगा किसके अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सिर्फ उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही हो सकती है। एपलेट जुरिडिक्शन और एडवाइजरी जुरिडिक्शन भी इसके अंदर हो सकता है, इसके पास एक्सटेंसिव पावर है इसको लेकर। अपेक्स एंड मोस्ट पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है पूरे इंडिया के अंदर। इट टेक्स अप अपील्स प्राइमरली अगेंस्ट verdicts ऑफ द हाई कोर्ट्स ऑफ वेरियस स्टेट्स ऑफ द यूनियन एंड अदर कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स। ये अपील ट्रांसफर भी हो सकती हैं किसी हाई कोर्ट से, सबऑर्डिनेट कोर्ट से, ट्रिब्यूनल से, इसके अंदर। इट इज़ रिक्वायर्ड टू सेफ गार्ड द फंडामेंटल राइट। ये क्या है, सेफ गार्डर है फंडामेंटल राइट का। तो क्वेश्चन भी बन चुका है इस पर, हु इज़ द सेफ गार्डर ऑफ द फंडामेंटल राइट, तो उसमें बॉडीज दी जाती हैं।
तो उसमें सबसे पहले क्या आता है, सुप्रीम कोर्ट क्या है, सेफगार्डर है फंडामेंटल राइट्स का सिटीजन्स के, और ये डिस्प्यूट्स को देखता है गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के, सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट के, उनके डिस्प्यूट्स को भी देखता है, और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो भी डिस्प्यूट हो रहे हैं उनको भी यही हैंडल करता है। एडवाइजरी कोर्ट की बात करें, इट हैज़ मैटर्स विच मे स्पेशली टू रेफर टू इट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है आपके लिए, आप इस पर एडवाइजरी करो, तो उसको ये एडवाइजरी भी दे देता है। लॉ डिक्लेयर बाय द सुप्रीम कोर्ट बिकम बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स एट ऑल लेवल्स विद इन द इंडिया एंड ऑल्सो बाय द ऑल ऑफ ए यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। जो भी सुप्रीम कोर्ट लॉ बनाता है वो सब कोर्ट पर उसको मानने के लिए क्या है, सब कोर्ट उसको बाइंड है, यानी कि सब कोर्ट को मानना पड़ेगा, चाहे वो यूनियन हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो। एज पर द आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये ड्यूटी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, से सुप्रीम कोर्ट की जो डिग्री हैं, जो उसने रिजल्ट दिए हैं, उनको एनफोर्स करें, एंड द कोर्ट इज कंफर्म बाय द with the inherent jurisdictions to pass any orders deemed necessary in the interest of justice। सुप्रीम कोर्ट ने रिप्लेस किया थी जुडिशियल कमेटी ऑफ द प्राइवी काउंसिल। उससे पहले क्या था, सुप्रीम कोर्ट से पहले जुडिशियल कमेटी ऑफ द प्राइवी काउंसिल्स, वो हाईएस्ट कोर्ट था अपील का 28 जनवरी 1950 तक। अब सुप्रीम कोर्ट के बारे में थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं। तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी अक्टूबर 1 में 1937 में। जुडिक्शन इसका मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। इसकी लोकेशन आपको न्यू दिल्ली में इसकी सीट देखने को मिल जाएगी। मोटो क्या है इसका, वेयर देयर इज एन राइटनेस एंड मोरल ड्यूटी देयर इज एन विक्ट्री। कंपोजिशन मेथड क्या है, कोलिजियम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया, यानी कि कोलिजियम से इसके जो जजेस होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है। ऑथोराइज बाय द आर्टिकल 124 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र देखने को मिल जाएगा। जज टर्म लेंथ की बात करें तो 65 ईयर्स तक जज अपना टेनर पूरा करते हैं, पोस्ट पर रहते हैं 65 ईयर्स तक, उसके बाद रिटायरमेंट ले लेते हैं। नंबर ऑफ पोजीशंस की बात करें तो 34 इसमें देखने को मिल जाएंगे जजेस, 33 + 1 प्रेजेंट स्ट्रेंथ इसकी है। और करंट में इसके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, तो उदय उमेश ललित, जो कि 27 अगस्त 2022 से हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो इस पेज पर दिया गया है। इसमें हमें एक इंपॉर्टेंट बॉडी के बारे में जानना है। उससे पहले हम इशू देख लेते हैं। तो इंडिया ने अभी अब्सटेन करी है अपनी वोट यूएनजीए रिजोल्यूशन पर, रशिया में जो उठाया गया था, रशिया को लेकर जो यूएनजीए में रिजोल्यूशन उठाया गया, उसमें इंडिया ने अभी एब्सटेन करी है अपनी वोट, यानी कि ना रशिया को वोट दी ना यूक्रेन को वोट दी। India abstained in the United Nations General Assembly on a draft resolutions on Wednesday that condemned Russia's illegal referendum and attempts to annex parts of Ukraine। उस रिजोल्यूशन में लाया गया था कि रशिया क्या कर रहा है, इलीगल जबरदस्ती से अटेम्प्ट कर रहा है किस चीज़ को, यूक्रेन को एनेक्स करने के लिए। सिंग्स न्यू दिल्ली डिसीजन इज कंसिस्टेंट विद इट्स वेल थॉट आर nation's positions and the country is ready to support efforts in de-escalations while insisting on finding peaceful solutions through diplomacy। इंडिया ने कहा है कि हम अब्सटेन वोट ही रखेंगे रशिया को लेकर और यूक्रेन को लेकर, हम अभी किसी की तरफ भी नहीं है। इशू तो अब हमने जान लिया। अब देख लेते हैं इस आर्टिकल में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वो है यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बात करें तो एक वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स है यूनाइटेड नेशंस का। वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन में से एक ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का। वो सर्व करती है मेन डिलिबरेटरीज पॉलिसी मेकिंग रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन ऑफ द यूएन। करंटली इसका 77th सेशन हुआ है। इट्स पावर कंपोजिशन फंक्शन प्रोसीजर्स आर सेट आउट इन चैप्टर 4th ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर। यूनाइटेड नेशन चार्टर के 4th सेक्शन चैप्टर में इसकी पावर्स, इसके कंपोजिशन, इसके फंक्शंस, इसके प्रोसीजर लिखा हुआ है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रिस्पॉन्सिबल है यूनाइटेड बजट के लिए। अपॉइंटिंग द नॉन परमानेंट मेंबर टू द सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल में जो भी नॉन परमानेंट मेंबर को अपॉइंट किया जाता है वो इसके द्वारा ही करा जाता है, यूएनजीए के द्वारा। अपॉइंटिंग द यूएन सेक्रेटरी जनरल को भी ये अपॉइंट करता है। रिसीविंग रिपोर्ट्स फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ द यूएन सिस्टम, से जो भी रिपोर्ट्स होती हैं उनको भी ये रिसीव करता है और रिकमेंडेशन लेता है रिजोल्यूशन से। इट ऑल्सो एस्टेब्लिश न्यूमरस सब्सिडीज ऑर्गन्स टू एडवांस और असिस्ट इन इट्स ब्रॉड मैंडेट। द यूएनजीए इज ओनली यूएन ऑर्गन वेयर इन ऑल मेंबर स्टेट हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। यूएनजीए सिर्फ एक ऐसा यूएन का ऑर्गन है जिसके अंदर सारे के सारे मेंबर स्टेट्स को आपको इक्वल रिप्रेजेंटेशन देखने को मिल जाएगा। जनरल असेंबली मीट्स अंडर इट्स प्रेसिडेंट्स और द यूएन सिक्योरिटी जनरल सेक्रेटरी जनरल इन एनुअल सेशन, यानी कि इनका जो सेशन होता है वो एनुअली होता है।
एट द जनरल असेंबली बिल्डिंग में। कहाँ पर? जनरल असेंबली बिल्डिंग में। Within the UN headquarters, New York City, the main parts of this meeting generally runs from the September to part of in January. जो इनका बेसिकली एनुअल सेशन होता है वो सितंबर से जनवरी के बीच में होता है, which is often before the next session start. It can also reconvene for in special emergency special session. The first session was convened on 10 January 1946. सबसे पहला जो सेशन हुआ था यूएनजीए का वो 10 जनवरी 1946 में हुआ था। कहाँ पर? मेथोडिस्ट सेंट्रल हॉल में, लंदन में। इंक्लूडिंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 51 फाउंडिंग नेशन जो थे उन्होंने रिप्रेजेंट किया था इसकी पहली मीटिंग को। वोटिंग इन द जनरल असेंबली ऑन सर्टेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नेमली रिकमेंडेशन ऑन पीस एंड सिक्योरिटी। इन सब चीज़ों पर वोटिंग होती है यूएनजीए में, जिसमें आती हैं पीस, सिक्योरिटीज़, बजटरी कंसर्न्स पर लेकर, इलेक्शंस को लेकर, एडमिशंस को लेकर यानी कि किसको एडमिट किया जाए, किसके अंदर अपॉइंट किया जाए, सस्पेंशन को लेकर, एक्सप्लोशंस को लेकर ऑफ मेंबर्स is by a two-third majority of those present at voting. Other questions are decided by the simple majorities. Each member's country has one vote, यानी कि सब मेंबर कंट्रीज के पास एक वोट होता है, अपार्ट फ्रॉम द अप्रूवल ऑफ बजट मैटर, बजट मैटर से अलग लेकर, इंक्लूडिंग द adoptions of an scale of assessment. Assembly resolution are not binding on the members. रिजोल्यूशन कभी भी बाइंड नहीं होता किस पर? मेंबर पर। वो अपनी वोट खुद कर सकते हैं, वो फ्री रहते हैं वोट करने के लिए। अब इसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में जान लेते हैं। तो फॉर्मेशन उसकी हुई थी 1945 में। इसकी टाइप ये प्रिंसिपल ऑर्गन है और एक लीगल स्टेटस ये अभी क्या है? एक्टिव है। इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूएन देखने को मिल जाएगी, यूनाइटेड नेशन। तो हमने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो टेस्ट एंड कंटेस्ट में दिया गया है। इसमें एक WWF की रिपोर्ट आई है जिन्होंने कहा है कि ग्लोबल वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन देखने को मिल रही है। अब वाइल्ड लाइफ क्या होते हैं? जो वन्य जीव होते हैं, जो जंगलों में जीव रहते हैं, उनकी जो पॉपुलेशन है वो 69% से डिक्लाइन देखने को मिली है। विच वाइल्ड पॉपुलेशन ऑफ मॉनिटरिंग एनिमल स्पीसीज हैव plummeted in the last 50 years according to a report by वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। किसने बताया? ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने बताया है कि जो पॉपुलेशन है वाइल्ड लाइफ की वो डिक्लाइन देखने को मिली है। रिपोर्ट फाउंड दैट द मेन ड्राइवर्स ऑफ एन वाइल्ड लाइफ लॉसेज आर हैबिटेट, क्योंकि उनका हैबिटेट नहीं मिल पा रहा है वन्य जीवों को, इस वजह से उनकी जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन देखने को मिली है। डिग्रेडेशन ड्यू टू डेवलपमेंट, उनका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेजन्स स्पीसीज, पॉल्यूशन और क्लाइमेट चेंज भी इसमें क्या है? मेजर रोल देखने को मिल जाएगा उनका। तो हमने इशू तो जान लिया, अब देख लेते हैं इस आर्टिकल में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वो है WWF। तो WWF की बात करें तो यह वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, एक इंटर गवर्नमेंटल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल जाएगी, यानी कि इंटरनेशनल एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। फाउंड किया गया था इसको 1961 में, जो वर्क करती है एट द फील्ड ऑफ वाइल्डनेस प्रिजर्वेशन एंड द रिडक्शन ऑफ ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। यानी कि ये वाइल्ड लाइफ को क्या करती है? प्रिजर्व करती है और उस चीज़ को रिडक्शन करती है जो ह्यूमन का इम्पैक्ट होता है इन्वायरमेंट पे। इट वाज फॉर्मली नेम्ड द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इसका क्या नाम है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, विच रिमेन्स इट्स ऑफिशियल नेम इन कनाडा एंड द यूएस और कनाडा में इसको ये बोलते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। वाइल्ड लाइफ फंड की बात करें तो एक वर्ल्ड लार्जेस्ट कंजर्वेटिव ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास ओवर 5 मिलियन सपोर्टर्स देखने को मिल जाएंगे वर्ल्ड वाइड, यानी कि 50 लाख सपोर्टर्स देखने को मिल जाएंगे। वर्किंग इन मोर देन 100 कंट्रीज में काम करती है एंड सपोर्टिंग अराउंड 3000 कंजर्वेटिव एंड इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट पर क्या करती है? सपोर्ट करती है। दे हैव इन्वेस्टेड ओवर $1 बिलियन इन मोर देन 12,000 कंजर्वेटिव इनिशिएटिव सिंस 1995। ये इन्वेस्ट कर चुकी है $1 बिलियन ज़्यादा से ज़्यादा किस चीज़ पर? 12,000 कंजर्वेटिव इनिशिएटिव पर जो 1995 से चलाए गए हैं। WWF एक फाउंडेशन है विद 65% ऑफ फंडिंग फ्रॉम इंडिविजुअल्स और बैंकर्स, 70% गवर्नमेंट सोर्सेज से आती है सच एज वर्ल्ड बैंक, DFID, USAID एंड 8% कॉरपोरेशन से आती है। 2020 की रिपोर्ट है। वर्ल्ड वाइड फंड का एम है कि वो डिग्रेडेशंस को रोके, प्लैनेट्स की नेचुरल एनवायरनमेंट एंड बिल्ड करे फ्यूचर इन विच ह्यूमंस हारमोनी से रह सके नेचर के साथ। लिविंग प्लानट रिपोर्ट्स हैज़ बीन पब्लिश एवरी 2 years बाय WWF।
तो WWF के द्वारा एक रिपोर्ट कौन सी जारी की जाती है? लिविंग प्लानिट रिपोर्ट्स, जो हर 2 साल में WWF के द्वारा रिलीज की जाती है 1998 से। इट इज़ बेस्ड ऑन द लिविंग प्लानिट इंडेक्स पर ये बेस होती है एंड इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स कैलकुलेशंस पर। इन एडिशन WWF हैज लॉन्च सेवरल नोटेबल वर्ल्ड वाइड कैंपेन्स। ये WWF बहुत सारे कैंपेन भी चलाती है जिसमें अर्थ आर आता है, डेप्थ फॉर नेचर स्वैप एंड इट्स करंट वर्क इज ऑर्गेनाइज अराउंड दीज 6 एरिया। इसका जो अब करंट वर्क है वो कौन कौन से एरिया में है? फूड के एरिया में, क्लाइमेट के, फ्रेश वाटर के, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट एंड ओशियंस के। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड एक पार्ट है स्टीयरिंग ग्रुप ऑफ फाउंडेशंस प्लेटफॉर्म्स F20 का, एक इंटरनेशनल नेटवर्क है फाउंडेशंस और फिलेंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस का। अब इसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में जान लेते हैं। WWF की बात करें तो इसकी फॉर्मेशन हुई थी 29 अप्रैल 1961 में। टाइप की बात करें इंटरनेशनल NGO है। पर्पस की बात करें इन्वायरमेंटलिज्म कंजर्वेटिव इकोलॉजी है। हेडक्वार्टर इसका आपको ग्लैंड वोर्ड स्विट्जरलैंड में देखने को मिल जाएगा। रीजन वर्ल्ड वाइड ये रीजन में सर्व करती है। मेथड्स लॉबिंग रिसर्च करती है, लॉबिंग करती है, कंसल्टेंसी लेती है। प्रेसिडेंट एमरिटस प्रिंस फिलिप ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग देखने को मिल जाएंगे। इसके डायरेक्टर जनरल की बात करें तो इसके मार्को लैम्बर्तिनी देखने को मिल जाएंगे। अब हमने वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के बारे में भी जान लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो 15 पेज पर दिया गया है। इसमें बताया गया है, हमने कहा है कि यूएस ने अभी मांग की है और ओपेक कंट्रीज के प्रोडक्शन कट्स के बाद, यानी कि यूएस ने जो तेल की मांग की है, पेट्रोल की मांग की है, वो 1 महीने डिले हो गया है। किस चीज़ को लेकर? कि ओपेक्स प्लस जो कंट्रीज हैं वो प्रोडक्शन कट कर चुकी हैं। यानी कि अभी यूएस ने मांग की है तेल की, लेकिन वो थोड़ी सी लेट की है, 1 महीने लेट की है, जिससे ओपेक प्लस प्रोडक्शन कट वो पहले ही कर चुकी हैं। सऊदी अरेबिया said on एन थर्सडे द यूएस had urged the kingdom to postpone a decision by OPEC and its allies। यूएस ने कहा है कि किंगडम से कि जो डिसीजन लिया है ओपेक कंट्रीज ने अपने प्रोडक्शन कट्स को लेकर उसको पोस्टपोन कर दिया जाए, इंक्लूडिंग रशिया टू कट ऑयल प्रोडक्शन बाय मंथ। सच ए डिले कुड हैव हेल्प रिड्यूस द रिस्क ऑफ एन स्पाइक इन फ्यूल प्राइसेस एयर ऑफ द यूएस मिड टर्म्स इलेक्शंस नेक्स्ट ईयर। इलेक्शंस क्या है? नेक्स्ट ईयर देखने को, नेक्स्ट मंथ देखने को मिल जाएंगे यूएस मिड टर्म के। अब इस आर्टिकल के बारे में हमने इशू में तो देख लिया, अब देख लेते हैं इस आर्टिकल में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वो है एपेक ओपेक। तो ओपेक की बात करें तो ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है जो पूरी वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करती हैं पेट्रोल को, उनको ही क्या बोलते हैं? ओपेक कंट्रीज। ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, 13 कंट्रीज इसके अंदर देखने को मिल जाएंगी। इसको फाउंड किया गया था 14 सितंबर 1960 में बगदाद के अंदर बाय द फर्स्ट 5 मेंबर्स के द्वारा, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया एंड वेनेजुएला। इट हैज सिंस 1965 है बीन हेडक्वार्टर इन वियना। इसका आपको हेडक्वार्टर वियना में देखने को मिल जाएगा। ऑस्ट्रिया, एल्दो ऑस्ट्रिया इज नॉट एन ओपेक मेंबर स्टेट, और ऑस्ट्रिया क्या है? एक मेंबर स्टेट भी नहीं है इसका, उसके बावजूद भी क्या है? इसका जो हेडक्वार्टर है वियना है, ऑस्ट्रिया में देखने को मिल जाएगा। एज ऑफ September 2018 द 13 मेंबर कंट्रीज अकाउंटेड फॉर एन एस्टिमेटेड 44% ऑफ ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन। अगर इसकी बात करें तो इसके जो 30 मेंबर हैं उनके पास 44% ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन देखने को मिल जाएगी और 81.5% वर्ल्ड प्रोविन ऑयल रिजर्व्स देखने को मिल जाएंगे, गिविंग ओपेक ए मेजर इन्फ्लुएंस ऑन ग्लोबल ऑयल प्राइसेस दैट वर प्रीवियसली डिटरमाइंड बाय द सो कॉल्ड सेवन सिस्टर्स। इनको क्या बोला जाता है? सेवन सिस्टर भी बोला जाता है। ग्रुपिंग ऑफ मल्टीनेशनल्स oil companies. The formation of OPEC marked a turning point towards national sovereignty और natural resources। जो OPEC की फॉर्मेशन हुई थी वो टर्निंग पॉइंट देखने को मिल रहा था टुवर्ड्स नेशनल सोवरेनिटीज और नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर। OPEC decision have come to play a prominent role in a global oil market and international relations। OPEC का जो भी डिसीजन होता है वो बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है ग्लोबल ऑयल मार्केट के अंदर और इंटरनेशनल रिलेशंस पर। Effect can be particularly strong when wars on civil disorders led to extended interruptions in supply. In the 1970s में restriction on oil production led to a dramatic rise in oil pricing। जब 1970s में restriction लगाई थी ऑयल प्रोडक्शन पे तो बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ने को, हाइक देखने को मिला था। किसका? ऑयल का। And in the revenue and wealth of an OPEC, with land listings and far-reaching consequences for the global economy। In the 1980s में OPEC began setting production targets for its member nations। Generally when the targets are reduced oil prices high increase। जब भी टारगेट को रिड्यूस किया जाता है तो प्राइस क्या होते हैं? ऑयल के बढ़ जाते हैं।
This had occurred most recently from the organization 2008 and 2016 decisions to trim our supply. अब हमने ओपेक के बारे में जान लिया, ओपेक एंड ओपेक प्लस मेंबर्स। अब इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में जान लेते हैं। तो इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में देखने को मिल जाएगा। और इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि ऑस्ट्रिया इसका मेंबर भी नहीं है। ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी इंग्लिश है। टाइप ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। मेंबरशिप की बात करें तो ओपेक में 13 मेंबर हैं, ओपेक प्लस में 11 मेंबर्स देखने को मिल जाएंगे। एस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका बगदाद इराक में। स्टेट की बात करें तो सितंबर 1960 में, और इफेक्ट में आया है जनवरी 1961 में। तो हमने ओपेक के बारे में भी डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो गाइज आज ये आर्टिकल थे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद एंड नेवर गिव अप।